आज से हमारी शुरुआत हो रही है एक नए टॉपिक की, भारत में कृषि उद्योग एवं सेहत क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। इसमें सबसे पहले हम उद्योग कृषि उठाएंगे, फिर उद्योगों पे चर्चा होगी, फिर सेवा क्षेत्र पे बात होगी। क्लियर है? तो जैसा कि हर बार होता है कि मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ इन रिटर्न फॉर्म में भी, ऑरली भी। पिछली क्लासेस में कर चुका हूँ कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत न केवल कृषि बल्कि उससे संबंधित अन्य जो संबंधित पहलू हैं उनको भी हमें समझना है। खासकर जो वर्तमान स्थितियां हैं और जो इनिशिएटिव हमें लेने हैं उसके पीछे ऐतिहासिक रीजंस क्या हैं। जैसे कि जब भारतीय कृषि के पिछड़ेपन की बात की जाती है कि हमारे पास एक पर्याप्त रिसोर्सेस होते हुए भी, ह्यूमन रिसोर्स होते हुए भी, एक बड़ा क्षेत्रफल होते हुए भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है फूड ग्रेन्स में हो या अन्य प्रोडक्शंस में, वो चीन या अन्य विकसित देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है। तो उसके पीछे कारण क्या है? हमारे जो जोत हैं, जो क्षेत्र का आकार है, पर कैपिटा जो एग्रीकल्चर लैंड हमें मिला हुआ है वो काफ़ी कम है। इसके पीछे जनसंख्या तो एक कारण है ही, परंतु ऐतिहासिक कारण भी है। खासकर कॉलोनियल टाइम पीरियड में अर्थात औपनिवेशिक काल में भारत में जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि थी, उसको इस तरह से डेवलप किया गया कि वह ब्रिटिश के लिए या फिर कहें कि ब्रिटेन के लिए लाभदायी हो। वो कच्चे माल के उत्पादक के रूप में काम करे और आगे बढ़े। इसी बात पर हमें चर्चा करनी, समय आने पर इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे? भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, उसके रोल क्या है, फॉर्म्स क्या है। उसके बाद में एग्रीकल्चर पॉलिसीज पर बात करेंगे, उसके एस्पेक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तथा प्रोडक्टिविटी कम है, ज़्यादा है, लैंड रिफॉर्म्स पर भी हमें बात करनी है। लैंड इनपुट्स तथा ग्रीन रेवोल्यूशन पर चर्चा होनी है। फाइनेंशिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि में वित्तीयन कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, केसीसी जैसी फॉर्म जो योजना है कितनी सफल रही, कितनी रही। इसके अलावा प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्वालिटी या प्राइसिंग पॉलिसी, प्रोड्यूस पॉलिसीज की जब बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप वर्तमान में कृषि मुद्दों को देखें, जैसे कि अभी भी हरियाणा पंजाब के बहुत सारे कृषक दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एमएसपी या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बनाए रखने का जो एक आधार है वो काम कर रहा है। तो वो इसी टॉपिक के अंतर्गत काउंट होता है। कैसे होगा मैं बताऊंगा समय आने पर। इसके बाद में हमारे पास अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बहुत अच्छा, परंतु हम इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, तो उसका विपणन कैसे होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन या फूड प्रोसेसिंग की क्या क्या संभावनाएं हैं, उन पर बात होगी। इसी से संबंधित मुद्दों में एग्रीकल्चर लेबरर की बात होगी, खेतीहर जो हमारे मजदूर हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है परंतु जो कृषि में कार्य करते हैं, उन पर बात होगी। इसके बाद में कृषि क्षेत्र में स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? जो योजनाएं जा रही हैं, जो आ रही हैं, उनकी क्या रिजल्ट्स हैं और उनमें क्या कमियां हैं, इस पर भी हमें बात करनी है करके। तो शुरुआत में मैंने एग्रीकल्चर के संबंधित जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो रखा है कि भैया भारतीय अर्थव्यवस्था है वो भारतीय कृषि प्रधान देश है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये है वो है, ये जो गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, जैसे कि 1920 में जब हम एक कॉलोनी रूल में थे, तब हमारी नेशनल इनकम का जो 2/3 पार्ट हुआ करता था वो कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों यानी कि प्राइमरी सेक्टर से ही कोरिलेट होकर आता था। धीरे धीरे घटता रहा और 1950s तक या कहें कि 1947 तक ये लगभग 50% हो गया। और आज अगर आप देखेंगे तो हमारे कुल नेशनल इनकम में 17 से 18% है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बुरा हो रहा है, 1920 से लेकर 2020 तक इन 100 सालों में 2/3 से हम केवल 15 से 18% पे पहुंच गए, तो बहुत बुरी स्थिति है। उत्तर है नहीं। अगर आप टोटल नंबर्स की काउंट करेंगे या फिर कहीं पैसे की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, तो ये बड़ा है। इसका केवल ये मतलब है कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर अर्थात उद्योग तथा टर्सरी सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र, ये ज़्यादा तेजी से विकसित हुए हैं, इनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई। बावजूद उसके एग्रीकल्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी हमारे कुल लेबर का, हमारे कुल श्रमिकों का जो कि काम कर सकते हैं या काम करने के इच्छुक हैं, वो उनका 50% भाग कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में ही है। आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा सेक्टर जहाँ पर रोजगार का सृजन होता है, जहाँ पर बेरोजगारी रोकथाम होती है, वह एग्रीकल्चर ही है, कोई दूसरा नहीं है। इस बात को लेकर आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझनी है। चलिए आगे करते हैं। इसके अलावा अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 17-18% है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से आता है। देश की कुल जनसंख्या 55 से 60%, अलग अलग किताबों में अलग अलग बात करेंगे, परंतु मैं जो डाटा यूज़ कर रहा हूँ वो इकोनॉमिक सर्वे का है।
एकदम ऑथेंटिक डाटा है और बहुत सारी जगह उसका रेफरेंस भी यूज़ करूँगा मैं, गवर्नमेंट साइट्स वगैरह का। तो हमारे देश का जनसंख्या का लगभग 55% भाग, कुल जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, परंतु लेबर फोर्स की बात करोगे तो ये लगभग 45% के आसपास है। 45% लेबर फोर्स और कुल जनसंख्या का 55% कृषि पर ही आधारित है। सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन हो रहा है। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल वो विश्व के कुल स्थलीय भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या के मामले में हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, या यूँ कहें कि विश्व की आबादी का लगभग 17.5% हमारे पास है। आज वर्तमान स्थिति में लगभग 135 करोड़ हैं हम। तो ऐसी स्थितियों में बच्चों क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो उनको समझने के लिए आपको केवल इतना समझना है कि इन 135 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता या फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वह काम किस पर हो रहा है, वह एग्रीकल्चर पर ही आधारित है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में प्रतिशत अंश तो घट रहा है एग्रीकल्चर का, परंतु इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक, फिर नवीन परिस्थितियों में जब ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन जा रहा है, तब वहाँ पर एग्रीकल्चर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एग्रीकल्चर ना केवल हमारी इकोनॉमी में बल्कि हमारी सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है। इस बात को समझिएगा। दूसरी बात, अगर हम एक समावेशी विकास की बात करें, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करें, तो हम एग्रीकल्चर को छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर हम 9 से 10% वार्षिक की भी राष्ट्रीय आय की ग्रोथ प्राप्त करें, परंतु उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम रहती है या ना के बराबर रहती है, तो हमारे देश में रोजगारों का सृजन नहीं के बराबर होगा। परंतु अगर एग्रीकल्चर में 1% की भी ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो उससे हमारी गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने में 3 से 4% का योगदान होगा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की अपेक्षा। अर्थात सेवा क्षेत्र और उद्योगों में अगर बहुत तेजी से वृद्धि हो भी रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, परंतु एग्रीकल्चर में नहीं रही, तो इसका समझिएगा कि बेरोजगारी बनी हुई, गरीबी बनी रही। परंतु अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम तेजी से बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है, तो वहाँ पर क्या मामला होगा, वहाँ पर गरीबी बेरोजगारी आपको तुरंत डाउनफॉल होती हुई दिखाई देगी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका प्रयोग आप ऐसे में, इंटरव्यू में या आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। दैट्स इट। इसका सीधा कोई विशेष मतलब नहीं है, ना कोई प्रश्न बनना है कि भैया भारतीय कृषि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर बता देना, ये 5-6 बिंदु काम हो जाएगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रश्न आना है। प्रश्न कैसे आना है, प्रश्न मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा हम इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो रोल है उसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। और बैकग्राउंड कुछ नहीं है, कॉलोनियल टाइम पीरियड में या ब्रिटिश टाइम पीरियड में हमारी एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया गया उसको समझना है। तो 1947 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर 1966 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की बाद की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय में योगदान की। इसको यूँ समझ लीजिए, देखिए अगर आप इस बात को समझते हैं तो ये समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था हो या किसी देश की भी अर्थव्यवस्था हो या मानव विकास हो, वहाँ पर कृषि और पशुपालन प्रिमिटिव टाइम पीरियड से ही, मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक अगर आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगी बात कि मानव शुरुआत से ही कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि उसकी खाद्यान्न आपूर्ति का सबसे प्रमुख साधन यही था। नव पाषाण काल के पहले, न्यूलिथिक टाइम पीरियड के पहले हमारी जनसंख्या काफ़ी कम थी और हम अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। इसका मतलब है कि वो हमें डोमिनेट कर सकते थे। आज भी अगर आप देखें, बंदर भालू हम पर बहुत भारी पड़ते हैं। जंगल में निकल जाइए, कुत्ता भी भारत पड़ जाएगा, कोई जंगली कुत्ता, पालतू नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो मुद्दा ये था बच्चों कि जब तक हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत फूड सिक्योरिटी को या खाद्यान्नों को भंडारण नहीं कर पा रहे थे, तब तक हमारी जनसंख्या काफ़ी कम रही। परंतु एक ऐसा समय आया जब हमने कृषि करना सीख लिया, और जब हमने कृषि करना सीख लिया तब हमारे पास में यह व्यवस्था हो पाई या यह चीज़ें हो पाई कि अब हमारे लिए कल के खाने की चिंता खत्म हो गई। आज भी हमारे घरों में पूरे वर्ष का अनाज एकत्रित है, तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें दूसरे डेवलपमेंट्स के लिए समय मिल जाता है, हमें अन्य गतिविधियों को डेवलप करने का लिए समय मिल जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एग्रीकल्चर प्रिमिटिव टाइम से थी। इतिहास की बात करें या इंडियन हिस्ट्री में चले
तो नवपाषाण काल में कृषि आरंभ हुई, तांबा धातु आया, उसके बाद कांसा आया। नवपाषाण काल से हम हड़प्पन सभ्यता में पहुंचे। हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि सरप्लस प्रोडक्शन की स्थितियां बनी, मतलब जितना मिल रहा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रामीण से नगरीय चरण की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। पहला अर्बनाइजेशन, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, किंतु उस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक आधार है वो कृषि और पशुपालन ही है, और ये लगातार बना रहेगा। ये फिनोमेना कुछ भी चेंज नहीं होना है इसमें। इसके बाद हम वैदिक सिविलाइजेशन देखते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो ऋग्वेदिक काल पशुचारण अर्थव्यवस्था, परंतु उत्तर वैदिक काल में लोह आ जाता है। 1050 ईसा पूर्व के आसपास लोह तकनीकी का विकास हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब लोह तकनीकी विकास आएगी तब गंगा यमुना दोआब में क्षेत्र विस्तारित होगा। लोहे की कुल्हाड़ी तथा लोहे के फाल से अब उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, और जब ये उत्पादन तेजी से बढ़ेगा तब यहाँ पर एक समृद्धि का दौर आएगा, जो कि द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन का आधार तैयार करेगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। और वो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ भी। 6th सेंचुरी BC तक आते आते हमारे यहाँ पर एक ऐसी स्थितियां बनी जहाँ पर हम द्वितीय नगरीकरण में पहुंच गए। उज्जैनी जैसे नगर आ गए थे। ध्यान दीजिए, जितने भी प्राचीन कालीन नगर हैं ये इसी समय विकसित होना शुरू हुए। बहुत अच्छी बात है। और इसी सरप्लस प्रोडक्शन ने मौर्य साम्राज्य की आधारशिला निर्मित की। तत्कालीन प्राचीन भारत का सबसे विशालतम, प्राचीनतम या कहीं शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का बेस तैयार हुआ। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो यहाँ पर जो आर्थिक समृद्धि थी उसके कारण ईरानी, फारसी और ईरानी तो एक ही बात हो गई, फारसी अर्थात ईरानी, यूनानी, उसके बाद में मौर्योत्तर काल में शक, कुषाण, हूण, इनके आक्रमण चालू। और ये आक्रमण क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर उनको समृद्धि दिखाई दी। मध्य एशिया से भर भर के लोग आक्रामकताओं के रूप में भारत में आए और यहाँ रच बस गए। कुषाण उनमें से एक थे, शक वहीं से थे, हूण वहीं से थे। और ये क्यों आए? क्योंकि हमारे यहाँ समृद्धि थी, और इसका आधार वही एग्रीकल्चर। गुप्त काल तक बात होती रही, फिर सल्तनत काल में अब देखें मुस्लिम आक्रमण, वहां पर भी आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा कारण रहा। मुगलों के आक्रमण के पीछे भी बाबर क्यों आया था भारत? मध्य एशिया में जब उसकी राजनीति नहीं चल पाई, उसका साम्राज्य नहीं चल पाया, तो भारत की तरफ आया। पूरा फिनोमेना मिडल मध्यकाल में आप ये देखेंगे। अब इसके बाद में 16वीं शताब्दी के लगभग, मुगल टाइम पीरियड जब अपने पीक पे था, तब पुर्तगाली, ब्रिटिश लोग भारत की तरफ आगे बढ़े। इधर तुर्की साम्राज्य और कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो ब्रिटिश लोग भारत आए। ये व्यापार के लिए आए थे, अन्य यूरोपीय वाणिज्य कंपनियां भी आई, परंतु धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भारत में जो राजनीतिक कहें कि विखंडन है, एक केंद्रीकृत शासन का अभाव है, खासकर 1707 के बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, तब क्षेत्रीय राज्यों को आपस में लड़ाकर प्लासी बक्सर को संभव बनाना आसान था। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उन्होंने बंगाल को और दक्षिण भारत में मैसूर, हैदराबाद राज्य आदि के साथ सहायक संधि शुरू की, और धीरे धीरे फिर उन्होंने मराठा, सिखों आदि को हराया। इसी बीच में जब ब्रिटेन को समझ में आ गया कि भारतीयों से उत्पादित माल लेने की जगह उनसे कच्चा माल लेके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरुआत हो गई थी, और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उनको कच्चा माल चाहिए था, कोयला चाहिए था, और नया बाजार चाहिए था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने भारत में अपनी जो औपनिवेशिक नीतियां बनाई, जो कॉलोनियल पॉलिसीज बनाई, उसमें यह था कि भारत को एक बाजार के रूप में डेवलप किया जाए। अगर आप 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट को देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो एक मुक्त व्यापार प्रणाली के अंतर्गत भारत को एक बड़े बाजार में तब्दील करना चाहते थे। तो उन्होंने भारतीय कृषि को इस तरह से डेवलप किया, इस तरह से मॉडिफाई किया कि 15वीं 16वीं शताब्दी का विश्व का सबसे समृद्ध आर्थिक व्यापार करने वाला देश अर्थात भारत, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादित करने वाला देश भारत, सूती वस्त्र का आयात करने वाला देश बन गया 19वीं शताब्दी तक आते आते। 1850 तक स्थिति ये हो गई कि भारत में केवल कपास का उत्पादन होता था, परंतु कपड़े बनकर आते थे मैनचेस्टर से। तो इस बात को समझिए, भारत में जो ब्रिटिश कृषि नीतियां थी वो इस तरह से थी कि ब्रिटेन को कच्चा माल मिले तथा यहाँ पर भारत में उत्पादित माल को खपाया जा सके। बस, चाहे आप नील आंदोलन उठा लें, चाहे कृषक विद्रोह उठा लें, और कुछ मात्रा में जनजाति विद्रोह। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अगर कृषक आंदोलन आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में तो आपको समझ में आ जाएगा उसके पीछे मूल कारण ब्रिटिश कृषि नीतियां ही थी,
जो कि औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थी। 1850 के बाद में कुछ रिसर्च सामने आई, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक लिखी या रिसर्च पेपर लिखा, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें वो कहते हैं कि भारत से जो धन है वो निष्कासित होकर ब्रिटेन जा रहा है। धन के निष्कासन का द ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने जो थ्योरी प्रस्तुत की, उसको बाद में आर एस शर्मा जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने तो उसको आधार बना के पूरा का पूरा इतिहास लिख दिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं कि भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो इस प्रकार का रूल है कि वो भारत से आर्थिक समृद्धि को ले जाके ब्रिटेन में चुट। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जॉन सुलिवान, बील ग्रोवर की अगर आपने पुस्तक पढ़ी होगी तो वहाँ पर उसका कथन आएगा। वो कहता है कि हमारी प्रणाली कुछ इस तरह से कार्य करती है कि गंगा से सारी अच्छी चीज़ें सोख ली जाती है और उसको टेम्स में ले जाकर, टेम्स नदी जिसके किनारे लंदन है, वहाँ निचोड़ दिया जाता है। धन का निष्कासन, भारत से आर्थिक समृद्धि छन छन कर कहाँ जा रही है? ब्रिटेन की तरफ। बस बच्चों, तो जब 200 सालों की आर्थिक नीतियां इस तरह की हो जिसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को केवल कच्चे माल के उत्पादनकर्ता के रूप में तब्दील कर दिया जाए तो भारत की स्थिति बहुत खराब होगी। गांधी जी का सर्वप्रमुख यह पहला जन आंदोलन, जिसको आप चंपारण आंदोलन कहते हैं, वह चंपारण में कृषकों की स्थिति को देख के ही द्रवित होकर गांधी जी जन आंदोलन की तरफ आगे बढ़े थे। चंपारण में जो कृषकों की दिक्कतें थी। अब ध्यान रखना है कि ये 1920 के आसपास का भारत था और 2020 के आसपास का भारत, उसमें कुछ विशेष अंतर है, ये समझना पड़ेगा। मालवा अंचल के किसान जब सोयाबीन की फसल बो रहे थे तब उनको बीज मिल रहा था 15,000 रुपये, 12,000 रुपये क्विंटल, परंतु जब फसल आ गई है और आज अगर वो बेचने जा रहा है तो उसको 4,000 से 5,000 का रेट मिल रहा है। ये बहुत बड़ा अंतराल है, इसको समझना पड़ेगा। हालांकि मैं बताऊं कि कोरोना टाइम पीरियड में पिछले 2 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला हमारा कृषि ही है। सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर बिल्कुल कुएं में गिरा हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ रेट, सब कुछ बंद है, परंतु कृषि ने क्या किया? 3.4% की पॉजिटिव ग्रोथ रेट दी आपको। आज हम खाना इसलिए खा पा रहे हैं क्योंकि हमारे कृषक गाँव में कृषि कार्य करते रहे, शहर सब बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय कृषि में जो समस्याएं हैं, जो जड़ें हैं, वो कहीं ना कहीं अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है हमें। 1947 के बाद हम 2020 में ही बैठे हैं, 2021 में। 75 साल का समय किसी देश के इतिहास में बहुत बड़ा समय नहीं होता है। आज भी हमारी जो आधारभूत कृषि समस्याएं हैं उसमें औपनिवेशिक फैक्टर काम करता हुआ नजर आएगा आपको, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखें, कहीं पर कोई परिचर्चा हो रही हो, इंटरव्यू में आंसर दे रहे हो, तो आप निसंकोच खुल के बोलिए कि सर हमारी कृषि की जो समस्या है उसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम कहते हैं अपने दादाजी को कि दादाजी हम सोयाबीन की फसल नहीं करते हैं या ये नहीं करते हैं और कुछ नया इनोवेशन करते हैं, तो वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हो सकता है कि बाजार साथ ना दे और खाने के लाले पड़ जाए। तो ये जो खाने के लाले फ्रेज है, ये जो वाक्यांश है, वो उनका डर बता रहा है। वो बता रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर कृषक भूखमरी के शिकार हो सकते हैं, वहां क्या स्थिति होगी। इस बात को गौर करना है आपको, ठीक है। तो अब हम पहले एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपसे सीधे बनेगा 11 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की भूमिका या फिर भारत के आर्थिक समृद्धि में या भारत के विकास में कृषि क्षेत्र की भूमिका क्या है, इनको पॉइंट वाइज समझ लीजिए क्योंकि अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कहेंगे कि भैया कृषि क्षेत्र हमारी देश की कुल इनकम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए 1950-51, ध्यान रखिए 1950-51 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय का डाटा है हमारे पास में। उस समय साधन लागत पर कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में, तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट 1950-51 में 53.1%। यूं मान लीजिए कि अगर 100 रुपये उत्पादन हो रहा है तो उसमें 53 रुपये उत्पादन कहाँ से आ रहा है? कृषि क्षेत्र से। ठीक ठाक उत्पादन है। 1920 में तो 2/3 था, ये 67% के आसपास था, अब 50% हो गया है। 1990-91 में ये लगभग 30%, यानी कि 90-91 क्यों ले रहे हैं हम लोग? ये फर्स्ट जो हमारी लिबरल पॉलिसी थी, या फिर यूं कहें कि हमारी जो एलपीजी पॉलिसीज थी,
उदारीकृत नीतियां या हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के पहले का जो दौर था वहां पर 30% कृषि का योगदान था कुल इनकम। अभी घटकर ये लगभग हो गया है 17 से 18%। जीवीए में अगर इनका योगदान देखेंगे तो ये 17.8% आएगा। 2020-21 की जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां से ये डेटा आपको लिया गया है, 17.8% है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्या हमारी कृषि, देखो आईएएस के प्रश्न इस तरह से बनते हैं या फिर आपको परेशान करने के लिए क्या बोल सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार गिर रहा है। इसको और बेहतर कर देता हूं, भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान लगातार गिर रहा है। ये 2 सेंटेंस बताए मैंने। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है बच्चों की ये बात एकदम सत्य है कि 1950 से लेकर अब तक हमारी कृषि क्षेत्र की जो आय है, अगर उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन करेंगे, टोटल प्रोडक्शन करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत छोटे सेगमेंट का हो, चाहे वो फिशरीज का हो, मिल्क का हो, या कोई भी कृषि उत्पाद का हो, कोई भी खाद्यान्न का हो, वो कई गुना बढ़ चुका है। यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा है। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी है? उत्तर है हाँ, उत्पादकता भी बढ़ी है। उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि चीन और यूरोपीय देशों की, परंतु हाँ बढ़ी। इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र में विकास तो हुआ है, परंतु द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योग और तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो कृषि क्षेत्र से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 3 भाई है, एक है रामलाल, एक है श्यामलाल और एक है मोहनलाल। रामलाल हमारा कृषि हो गया, श्यामलाल हमारा उद्योग हो गया और मोहनलाल हो गया हमारा सेवा। तो 2 भाई ज्यादा कमा रहे हैं, तीसरा भाई भी कमा रहा है, परंतु प्रतिशत अंशों में कम कमा रहा है। दैट्स इट। तो आप ये बिल्कुल भी दुख व्यक्त ना करें गलती से भी कहीं पर भी कि हे भगवान हमारी राष्ट्रीय आय में तो कृषि क्षेत्र का योगदान गिर रहा है। मैं जानकारी के लिए दे दूं, अमेरिका जैसे विकसित देश या अमेरिका का ही उदाहरण लो, वहां के कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 1% है। प्राइमरी सेक्टर का योगदान केवल 1% है, हालांकि वो फूड सिक्योरिटी के लेवल पर है और एग्रीकल्चर लगातार डेवलप हुआ उनका। इसका मतलब ये भी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम होता जाएगा, और ये अच्छी बात है क्योंकि अब हम गेहूं का उत्पादन नहीं कर रहे हैं बल्कि सेकेंडरी सेक्टर में गेहूं से ब्रेड बना के बेच रहे हैं। टर्सरी सेक्टर में हम होटल सर्विसेज ज्यादा चला रहे हैं, उसी ब्रेड को हम होटल सर्विसेज में सर्व कर रहे हैं, तो वहां पर इनकम ज्यादा होगी। इसका मतलब ये तो अच्छी बात है कि प्रतिशत योगदान कम हो रहा है, परंतु ध्यान रखें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है ये भी बड़ा फैक्टर है। अब इकोनॉमिक सर्वे का ये जो आंकड़ा है उसको आप देखेंगे तो बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। इकोनॉमिक सर्वे का एक टेबल लिया है मैंने जिसमें आप ध्यान दें 17.8% का योगदान 19-20 के लिए। ठीक है, चलिए अब एक महत्वपूर्ण बात जो कि बजट प्रस्तुत करते समय न्यूज में आई थी, करंट अफेयर से जोड़ते हैं आंसर को, इससे ज्यादा मजबूती मिलेगी हमारे आंसर को। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, उस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश करते हुए ये कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के समय में भी अपनी उपयोगिता और लचीलेपन को साबित किया है। ये वही बात है जो कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि पिछले 2 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को किसने संभाला है? कृषि ने। जब आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें करे तो आप सीधे बात करना कि भैया तुम होगा उद्योग वाले, तुम होगे सेवा क्षेत्र वाले, परंतु जब सारी दुनिया ठप पड़ी थी तब तुम्हें खाना कौन खिला रहे थे? हम ही लोग। ठीक है, और 3.4% का योगदान एग्रीकल्चर में जीडीपी जीवीए में ये अनुमान है, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर नेगेटिव में है। ठीक है, ये देखिए अगर ये चार्ट आप ध्यान कर पा रहे हैं तो ये है एग्रीकल्चर, ये है इंडस्ट्री, ये है सर्विस सेक्टर, यानी कि जो ब्लू लाइन है वो एग्रीकल्चर है जो कि पॉजिटिव है। इसके अलावा येलो और ग्रीन यानी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर नेगेटिव सेंस में। ठीक है, और यहां अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे ये प्रतिशत अंश का 19-20 के लिए 18% है ऑलमोस्ट, जो कि 20-21 में बढ़कर कितना होने वाला है? 20%, जो कि कृषि क्षेत्र में हुए विकास की ओर इंडिकेशन करता है। ये चार्ट और ये खंड आपको आपके मैटर में मिलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल इनका उपयोग करें और आंसर राइटिंग में इसको लेके चलें। एक अन्य पीआईबी की साइट से लिया गया है,
3.4%, 19-20 के लिए 4% है, 20-21 के लिए 3.4%, जिसकी बात हम कर रहे थे। इसी तरह के चार्ट में आप देखिए कि यहाँ एग्रीकल्चर सेगमेंट 3.4% है और बाकी हमारा जो ग्रोथ रेट है 2020-21 के लिए वो -7.2% है। अगर ये 3.4% पॉजिटिव नहीं होता तो हम -10% से भी आगे बढ़ चुके होते। ठीक है भैया। अब जो बातें मैंने बहुत देर से आपको बता रहा था, आप सीधे इसको 3 लाइनों में यूँ बता सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत अंश चाहे घटा हो, किंतु मौद्रिक मूल्यांकन के दृष्टिकोण से ये बढ़ा है, जो बातें मैं बता रहा। इसके अतिरिक्त यह तात्पर्य निकलता भी है कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों की अपेक्षा द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का अंश योगदान ज़्यादा बढ़ा है। दैट्स इट। कि दो भाई ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कम ग्रोथ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं। परंतु ये जो ग्रीन लाइन है ये काफ़ी महत्व रखती है, इस बात को समझ लीजिएगा।